तो देखो हम लोग ने लास्ट डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट जोन्स, ठीक है, डिफरेंट बर्न जोन्स। लाइक जैक्सन बोल के एक डॉक्टर थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 क्लासिफिकेशन बताया था। आई होप सबको ये याद है, अबाउट द जोन ऑफ स्टैसिस, जोन्स ऑफ कोआगुलेशन एंड जोन ऑफ हाइपरेमिया। तो ये 3 स्टेज कभी कभार वाइवा में पूछ लेते हैं कि डिफरेंट बर्न जोन्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बर्न्स, बोथ द लोकल एज वेल एज सिस्टमिक चेंजेस। ठीक है, एक अगर क्लिनिकल फ्यूचर अगर पूछता है बर्न पेशेंट में कि क्या क्या होते हैं, डिफरेंट चेंजेस इन डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले बर्न पेशेंट में क्या होता है, मैसिव एडिमा देखने को मिलता है जिस एरिया पे ये हुआ है, बर्न हुआ है। देन कार्डियक क्या होता है, हार्ट में डिस्फंक्शन होता है, रेनल चेंजेस भी होता है, ठीक है, पल्मोनरी चेंजेस, लंग्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, जीआईटी में चेंजेस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। देन सेप्सिस, सेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बर्न पेशेंट में फेटेलिटी का एंड मोर्टेलिटी का, ठीक है। तो इसमें देखो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्न इंजरी। अब हम लगाते हैं डिफरेंट साइन सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स एंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ड्यू टू बर्न इंजरी। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम सेट होता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लाइक मेंशन द और डिस्क्राइब द शॉक व्हिच ऑकर ड्यू टू बर्न इंजरी। तो वो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, उसमें क्या करना है, ड्यू टू बर्न इंजरी जो शॉक होता है, ठीक है, वो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग ने पैथोफिजियोलॉजी में भी देखा कि इसमें ये शॉक जो हो रहा है किस लिए हो रहा है, और यहाँ पे जो शॉक क्रिएट होता है दैट इज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो इसमें माथे पे आएगा कि न्यूरोजेनिक होगा या हाइपोवॉल्यूमिक होगा, ठीक है, तो या फिर एनाफाइलेक्टिक होगा। तो ये सारा ना होकर के इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेनल फेलियर मिलता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया के वजह से जो रेनल का जो फंक्शन मैकेनिज्म है और यूरिन आउटपुट का होता है रिड्यूस हो जाता है, पेशेंट का ओलिगोयूरिया होता है, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से क्या होता है, मिसमैच हो जाता है हमारा बॉडी का मैकेनिज्म, फ्लूइड मैकेनिज्म जो है। देन पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है साथ में, इसके बाद विद पल्मोनरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है इन सब बर्न पेशेंट में जिनमें इनहेलेशनल बर्न इंजरी होता है ज्यादातर, ठीक है। उस पेशेंट में एआरडीएस होता है, देन मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम भी होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है। और जो इन्फेक्शन जो होता है जैसे मैंने बताया इन डिफरेंट बर्न पेशेंट में सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है इन बर्न पेशेंट में, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है इज बाय द स्टैफ ऑरियस और बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्यूडोमोनास क्लेप्सिला बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया, ठीक है। सम अदर फंगल एंड वायरल इन्फेक्शंस आर आल्सो डेंजरस इन्फेक्शन दैट कैन कॉज इन केस ऑफ बर्न पेशेंट। नेक्स्ट ये तो हम लोग आ गए कि लंग चेंजेस में क्या मिलेगा, रेनल चेंजेस में क्या मिलेगा, आते हैं जीआईटी चेंजेस में, ठीक है। तो जीआईटी में देखो हाइपोवॉल्यूमिया तो होता ही है, ठीक है, इस्चीमिया ऑफ द म्यूकोजा, ठीक है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस व्हिच इज नोन एज कर्लिंग अल्सर। तो ये अल्सर का नाम बस याद रखना कि कर्लिंग अल्सर मिलता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट। तो एक्चुअली देखो बर्न पेशेंट में क्या होता है कि बेसिकली देयर इज हाइपोवॉल्यूमिया, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया होता है। और हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या करेगा कि सबसे पहले जो हमारे मेजर ऑर्गन्स है लाइक द हार्ट, लिवर, ठीक है, किडनीज, तो उसको ज्यादा सप्लाई करे, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रॉम द जीआईटी से जो सारे फ्लूइड है वो सब क्या होता है बाकी सब मेजर ऑर्गन जैसे हार्ट एंड लंग्स में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है जीआईटी का जो मोटिलिटी होता है, जो मूवमेंट होता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड और इट गेट्स स्टैसिस, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट द व्हेन इट गेट्स स्टैसिस, द जीआईटी मैकेनिज्म स्टैसिस हो जाता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, और मेन जो एसिड का जो सिक्रेशन होता है वो बेसिकली ठीक से उसका फ्लो लाइक हैम्पर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एसिड का स्टैसिस की वजह से देयर इज इरोजन ऑफ द स्टोमक का जो म्यूकोजा लेयर है उसमें इरोजन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टैसिस हो गया है एसिड का बिकॉज ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया। क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से जो सारे मेजर ऑर्गन्स है वहां पे सब फ्लूइड चले जाते हैं सप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेजर जो ऑर्गन्स है उनको सही सलामत रखना है, ठीक है। इसलिए बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बॉडी का जो हमारा जीआईटी है उसमें क्या होता है जो एसिड का सिक्रेशन है वो स्टैसिस हो जाता है, एंड उसके बाद स्टैसिस होने के बाद उसके में इरोसिव गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है विच इज नोन एज कर्लिंग अल्सर, इसी को हम लोग कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट ऑफ ग्रेटर देन 35 डिग्री 35% ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ
जीआईटी चेंजेस। तो देखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा बिकॉज फ्लूइड लॉस बहुत होता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, एंड द फ्लूइड ऑफ चॉइस इज आरएल, रिंगल लैक्टेट। ठीक है। पोस्ट बर्न जो होता है इम्यूनोसप्रेशन प्रीडिस्पोजेस टू सीवियर ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। तो पोस्ट बर्न देखो क्या होता है, पेशेंट का क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड मैकेनिज्म लॉस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, ओवर पावर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट पेशेंट क्या होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे और ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होने का चांसेस है। क्योंकि क्या होता है हमारा जो स्किन का लेयर है वो पूरा अगर जल गया तो उसकी वजह से क्या होता है जितने सारे एयरबोर्न जितने सारे इन्फेक्शंस जो, क्योंकि स्किन इज द बैरियर, ठीक है, तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए उसकी वजह से जितने एयरबोर्न इन्फेक्शंस है वो सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। Then ischial formation and its problem like defective circulation ischemia when it gets circumferential, तो ईस्चर का भी फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल इंजरीज ऑफन कॉज फ्रैक्चर्स मेजर इंटरनल ऑर्गन्स इंजरी। ये तो इलेक्ट्रिकल इंजरी का एक रोल है कि फ्रैक्चर्स कैन कॉज फ्रैक्चर्स और डिफरेंट इंटरनल and injury to the different internal organs or convulsion. Development of contracture is a late problem and it leads to ectopia and microstomia, disability of different joints. मतलब इसमें बताया कि there is जैसे मैंने बोला कि there is a development of the contracture। ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है इन केस ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, अगर याद होगा हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्चर किसमें मिल रहा था, जिसमें ईस्चर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मेनली। देन इनहेलेशन बर्न्स कॉजेस पल्मोनरी एडिमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड एआरडीएस, मैंने बोला। केमिकल इंजरीज क्या कॉज करता है, सीवियर जीआईटी डिस्टर्बेंस, जैसे एसिड अगर इनटेक हो गया जिसकी वजह से क्या होता है जीआईटी डिस्टर्ब होता है, देयर इज सम परफोरेशन एंड इरोजन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिक्चर्स ऑफ द इसोफेगस। ठीक है। पायलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है। जो पायलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक है आफ्टर क्या होता है इनटेक ऑफ द एसिड इट बिकम्स लाइक स्टेनोस, नैरो हो जाता है पायलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक है, ड्यू टू its mechanism. Other problems commonly seen in like DVT, pulmonary embolism, urinary infections, bed sores, severe malnutrition with cachetic status, then respiratory infection. तो ये सारे problems देख मिल सकते हैं अगर हम लोग properly manage नहीं करें in case of burn patient। अब उसके बाद देखो क्या मिलता है पेशेंट में, बर्न जब होता है there is a complications हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन केस ऑफ बर्न पेशेंट में। तो देखो जैसे होता है एक तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है, साथ में क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर होने की वजह से साथ में जो बर्न जहाँ पे होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोट्रोफिक स्कार। ठीक है। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ किलॉइड फॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोट्रोफिक स्कार एंड किलॉइड फॉर्मेशन, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अभी तक ये याद रख लो कि हाइपोट्रोफिक स्कार एंड जो किलॉइड फॉर्मेशन हम लोग किसको बोलते हैं, ये नॉर्मली एबनॉर्मल हीलिंग जब बॉडी में होता है देन देयर इज एबनॉर्मल हीलिंग, तो उसको कभी कभार वो हाइपोट्रोफिक स्कार में बदल जाता है या कभी कभी किलॉइड भी बन सकता है। ठीक है। इसका हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। देयर इज ऑल्सो मोस्ट मेजर कॉज देखो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बर्न पेशेंट में हो सकता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है मेनली जो सेप्सिस हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म जैसे स्टेप ऑरियस दे रिलीज अ हार्मफुल एक्सोटॉक्सिन। ठीक है। वो एक्सोटॉक्सिन क्या होता है ब्लड में सर्कुलेट होता है एंड इट बिकम्स वेरी मच फेटल फॉर द पेशेंट ऑफ बर्न। तो इसलिए उसमें क्या होता है काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है to kill this Staph aureus bacteria or any other bacteria or bacterial growth. So it is mainly common in case of children and it present कैसे present करते हैं like rashes, myalgia, diarrhea, vomiting and multi-organ failure. This is the most fatal multi-organ failure होता है due to toxic shock syndrome because the bacteria or the surrounding infection they the bacteria release the exotoxin that is mediated all over the circulation, जिसकी वजह से सेप्सिस हो जाता है पेशेंट का एंड इट लीड्स टू डेथ। तो इन्फेक्शंस जो क्या क्या कॉमन होते हैं जैसे हम लोग ने समराइज कर लेते हैं, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोक्काई, स्टैफिलोकोक्काई, अदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है बिकॉज देयर इज ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज वहाँ पे लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं इन केस ऑफ ये सारे पेशेंट, और उसकी वजह से फंगल का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन की व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेथ इन केस ऑफ बर्न पेशेंट। तो बर्न पेशेंट का डेथ अगर हम लोग मैनेज नहीं करें ठीक से तो उसमें क्या क्या रीजन से डेथ हो सकता है। तो सबसे नंबर वन कॉज इज द हाइपोवोलेमिया। उसमें फ्लूइड लॉस बहुत जल्दी होता है, तो हमको सबसे पहले ये काम करना है उसको फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा करके देना है, और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट
द फ्लूइड हमारा बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज, कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है इन पेशेंट में एंड शॉक लीड्स टू शॉक, ठीक है। तो हमको जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड इंटेक भी उतना कराना है पेशेंट को टू रिकवर दिस हाइपोवॉल्यूमिया शॉक। रेनल फेलियर हो सकता है, इट ऑल ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया। पल्मोनरी एडिमा एंड ARDS ड्यू टू सम इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया, मल्टी ऑर्गन व्हिच लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है। एक्यूट एयरवे ब्लॉक इन हेड एंड नेक बर्न पेशेंट। तो इसमें क्या होता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, तो जब इनहेलेशन जब बर्न होता है, व्हेन देयर इज एन इनहेलेशन burn when the like patient inhale the smoke, अगर burn patient क्या होता है अगर स्मोक को inhale करते हैं then क्या होता है उनके जो esophagus है, esophagus क्या होता है it becomes like जो esophagus है after that inhalational burn, esophagus क्या करता है वो थोड़ा edematous हो जाता है after that burn। तो ये क्या करता है कि ये जो भी inhalation जो एयर जो हम लोग ले रहे हैं वो मींस जो विंड पाइप मिलनी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि esophagus नहीं मिलनी विद द विंड पाइप मीन्स द ट्रैकिया, ठीक है। जो ट्रैकिया है हमारा, ठीक है, जैसे इनहेलेशन बर्न जब होता है तो ट्रैकिया क्या करता है बेसिकली यहाँ पे इडिमेटस हो जाता है और जो एयर आ रहा है वो क्या होता है ड्यू टू दिस इडिमेटस फॉर्मेशन एयर गेट्स ब्लॉक्ड, देयर इज सम एक्यूट एयरवे ब्लॉक इन केस ऑफ व्हेन देयर इज अ बर्न इन द हेड एंड नेक। अगर नेक में और हेड में अगर पेशेंट का अगर इनहेलेशन बर्न होता है मेनली ड्यू टू इनहेलेशन, उसके वजह से क्या होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द एडिमा अराउंड द ट्रैकियल पार्ट व्हिच गेट्स इन दैट केस द एयरवे गेट्स ब्लॉक्ड एंड द पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स देखो हम लोग आके पढ़ते हैं अब कि ये सब हम लोग ने देखा क्या क्या कॉज है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर में। तो हिस्ट्री ऑफ बर्न रहेगा, देयर इज अ पेन, बर्न सिंस बर्न है तो पेन रहेगा ही, एंग्जियस स्टेटस रहेगा, टैकीकार्डिया होता है, टैकीपनिया होता है बिकॉज ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया, टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया होता है, ठीक है। फ्लूइड लॉस होता है। इन सीवियर डिग्री फीचर्स ऑफ शॉक देखने को मिल सकता है। टॉलरेबल टेम्परेचर टू ह्यूमन स्किन इज 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ईस्चर फॉर्मेशन, ईस्चर फॉर्मेशन बेसिकली जैसे मैंने बताया देयर इज कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, बेसिकली जो स्किन जो होता है इट गेट्स चार्ड डीनेचर्ड, देयर इज फुल थिकनेस डीप बर्न, ठीक है। मेनली जो 3rd डिग्री का जो बर्न होता है उसमें ईस्चर फॉर्मेशन होता है एंड द डर्मिस जो लेयर है एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, तो डर्मिस लेयर तक इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। इट इज इनसेंसिटिव विद थ्रोम्बोस सुपरफिशियल वेन्स। तो इस पेशेंट में ईस्चर फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग ईस्चरेक्टोमी करते हैं। और ईस्चर फॉर्मेशन क्या होता है इट ऑल्सो नोन एज लाइक सर्कमफेरेंशियल बर्न। बर्न जब होता है जब सर्कमफेरेंशियल होता है तब हम लोग बोलते हैं ईस्चर फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट टर्म याद रखो कि ईस्चर फॉर्मेशन किसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द स्किन, ठीक है, इज पोस्ट बर्न पेशेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जैसे मैंने बोला कि पोस्ट बर्न पेशेंट में ये कॉन्ट्रैक्चर को अगर हम लोग रिलीज नहीं करेंगे, अगर मान लो इस जगह कोई ऑर्गन के पास एक कोई मान लो कोई जहाँ पे बर्न हुआ है वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है उसके सराउंडिंगली जो भी एसोसिएट स्ट्रक्चर्स है ऑर्गन है उसमें क्या होता है एक प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू दिस ईस्चर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांसेस बहुत रहता है। तो इन दैट केसेस ये हमको क्या होता है इस ईस्चर को हम लोग को बाय सर्जरी हमको ईस्चर को रिमूव करना पड़ता है अगर ज्यादा ईस्चर फॉर्मेशन हुआ तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट में लाइक दी व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ बर्न। क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है 10 मार्क्स का लाइक राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ द बर्न हम लोग कैसे क्लासिफाई किए सबसे पहले, ठीक है, वी हैव टू एसेस कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न हुआ है। तो असेसमेंट ऑफ बर्न वाया द रूल ऑफ 9, ठीक है, ये आई थिंक पता होगा तुम लोग को रूल ऑफ 9। देन हम लोग को एसेस करना है कि असेसमेंट ऑफ द एयरवे इंजरी कितना हुआ है। देन वी हैव टू एसेस द फ्लूइड कि हमको कितना फ्लूइड पेशेंट को देना है बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले तुमको एसेस करना है कि बर्न कितना हुआ है पेशेंट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को पेशेंट को ट्रीट करना है। देन हमको उसका सबसे पहले पेशेंट आता है वी हैव टू check, we have to like maintain the ABC airway breathing and circulation pattern, वो चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद चेक करना है व्हाट इज द कितना बर्न हुआ है पेशेंट में, फिर उसके बाद फ्लूइड मैनेजमेंट देना है पेशेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट ऑफ द बर्न, सबसे पहले हमको फर्स्ट एड देना है, ठीक है। देन एडमिट कराना है पेशेंट को, देन डिफरेंट ट्रीटमेंट लाइक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, देन फ्लूइड रिससिटेशन, देन वी हैव टू लोकली मैनेज द पेशेंट लेटर ऑन। उसके बाद वन कवरेज देते हैं, लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्चर जो डेवलपमेंट हो गया है उसको ट्रीट करते हैं by the hysterectomy or different surgical manner। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वी आर स्टार्टिंग द रूल ऑफ 9, द असेसमेंट ऑफ बर्न, हाउ वी विल असेस कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न हुआ है।
तो यहाँ पे आता है दैट इज द रूल ऑफ 9। तो वाइवा में पूछते हैं कि रूल ऑफ 9 का और एक नाम क्या होता है। रूल ऑफ 9 को हम लोग वेलेस रूल भी बोलते हैं, ये याद रखना पॉइंट, ये पूछते हैं रूल ऑफ 9 का और एक नाम क्या होता है। इट इज द वेलेस रूल, WALLACE, वेलेस रूल ऑफ 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक्सेस करते हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन में। तो एडल्ट्स में कितना परसेंटेज बर्न हुआ है और चिल्ड्रन में कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, ये दोनों का कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो एडल्ट में क्या होता है, हेड एंड नेक में अगर मान लो कोई पेशेंट का बर्न लेकर के आया हेड रीजन और नेक रीजन में, तो वो हम लोग करते हैं 9%। ठीक है, चेस्ट है, मीन्स जो अपर चेस्ट है और इसके चेस्ट के ठीक बैक साइड अराउंड हमारा पकड़ लो स्कैपुला वाला एरिया इन बैक साइड ऑफ द चेस्ट, वो 9 होगा। और सामने के इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट लाइक एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वी टुक इट एज एन 18%। ठीक है, सामने का 9 एंड पीछे का 9। ठीक है, लिम्स है जो अपर लिम्ब है मेनली, वहां पे हम लोग क्या करते हैं 9% लेते हैं। ठीक है, 9%। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा अपर लोअर लिम्ब और लोअर लोअर लिम्ब। तो अपर लोअर लिम्ब में देखो हम लोग 9% लेते हैं ईच, दोनों लिम्ब का, एंड नीचे का लेते हैं 9। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड बैक 9, और नीचे का जो लोअर लिम्ब है, मींस जो लोअर लिम्ब का जो लोअर वाला हिस्सा है तो बिलो द नी, वहां का 9 लेते हैं और उसका बैक साइड का 9 लेते हैं। तो ऐसे दोनों साइड है, बाइलेटरल है। तो टोटल जो हमारा लिम्ब होता है लोअर लिम्ब में, वो टोटल 36% होता है। हाथ में होता है 18%। फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट हम लोग लेते हैं 18%। और एब्डोमेन में, फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड इन एंटीरियर एस्पेक्ट एंड इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट 18%। और जो पेरिनियम वाला पार्ट है, जो ग्रोइन वाला पार्ट है, उसमें हम लोग 1% लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा हो जाता है 100%। तो जहाँ पे जिस एरिया में बर्न होगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना परसेंट बर्न हुआ है। मान लो अगर कोई पेशेंट बर्न लेकर के आए टुवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, एंड हेड और नेक में हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा 18 प्लस 9 यानी 27% बर्न हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ कहाँ बर्न हुआ है। ठीक है, हैंड में हुआ तो प्लस हम लोग 18 कर देंगे दोनों हाथ में। अगर मान लो क्या होता है, अब अगर मान लो कभी कभार ऐसा पेशेंट आया जहाँ पे पैची बर्न लेकर के आया, मान लो ये पूरा हैंड में कवर नहीं है, ठीक है, मान लो कहीं पैचेस है, छोटा छोटा पैच है बर्न का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग पर पैच बर्न हम लोग 1% करके लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अगर मान लो कोई एक पेशेंट सारा पूरा लो अपर लिम्ब का बर्न लेकर के नहीं आया, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एक पैचिंग लेकर आया, पैचेस ऑफ बर्न लेकर आया, तो वैसे हम लोग कैलकुलेट 1% लेकर के करते हैं। ठीक है, 1% बर्न हुआ है। तो बहुत बार क्या होता है कि देख करके एक आइडिया ले लेते हैं इतना परसेंट बर्न हुआ है। नॉर्मली क्या होता है सेटअप में कि नॉर्मली देख करके हम लोग आइडिया ले लेते हैं, हाँ इतना परसेंटेज ऑफ बर्न हुआ है। एग्जैक्टली ऊपर नीचे थोड़ा होता है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक मोटा मोटी एक हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं कि कितना परसेंट बर्न हुआ है। तो ये क्राइटेरिया देख करके अगर मान लो चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड में क्या डिफरेंस हो जाता है, इन केस ऑफ हेड और नेक में ये 18% हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो एडल्ट था उसमें 9% था। और बाकी देखो बाकी सब सेम है, जस्ट जो लोअर लिम्ब है उसमें क्या है 13.5 और 13.5। ठीक है, ये चेंजेस है। जहाँ पे लोअर लिम्ब में जहाँ पे 18% था, वहां पे चाइल्ड का जो है 13.5 रहेगा, 13.5 ईच, और पेरिनियम में 1% रहेगा, एंड जो हेड और नेक है उसमें 18% रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ऑफ बर्न, कि बर्न हम लोग कितना परसेंटेज ऑफ बर्न हुआ है वो हम लोग एसेस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अबाउट द असेसमेंट ऑफ एयरवे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ बर्न इंजरी और इन्हेलेशनल इंजरी। तो नॉर्मली जो बर्न पेशेंट है सबसे पहले अगर आता है तो उससे पहले हम लोग पूछते हैं, अगर वो बता पा रहा है कि अबाउट उसका, हम लोग सुनते हैं हिस्ट्री लेते हैं नॉर्मली। उस सारे पेशेंट, मान लो अगर बर्न पेशेंट नॉर्मल सीवियर बर्न लेकर के आया, वो तो बोल नहीं पाता है। ठीक है, अगर वो अगर बोल पाए तो वी हैव टू चेक कि उसका कहीं होर्सनेस तो नहीं है वॉइस पे, या कहीं स्ट्राइडर तो नहीं है, बिकॉज दिस आर द की फीचर्स कि उसका इनहेलेशनल बर्न इंजरी हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा इन लीड्स टू पल्मोनरी इन्फेक्शन, फर्दर ऑन हमारा ARDS में पेशेंट चला जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर द बर्न पेशेंट इज कमिंग विद द होर्सनेस ऑफ वॉइस और नॉट, और विद द स्ट्राइडर और नॉट। ठीक है, अगर बर्न पेशेंट बोल पा रहा है तो, अगर नहीं बोल पा रहा है तो वी हैव टू एसेस उसका ब्रीदिंग पैटर्न, उसका सैचुरेशन, देन वी हैव टू मेंटेन द एयरवे सबसे पहले उसका पेशेंट का। तो असेसमेंट ऑफ द एयरवे इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, ऑकर्स इन बर्न अराउंड द फेस एंड नेक और ट्रैप्ड इन बर्निंग जोन।
तो ये कब होता है, व्हेन मान लो कि एक रूम है जहाँ पे ट्रैप्ड है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, वहां पे क्या होता है, बर्न होता है, ये बर्न होता है उन पेशेंट में जहाँ पे फेस और नेक इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड इट्स लीड्स टू लाइक इनहेलेशनल बर्न इंजरी। एंड वहां पे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, विद द होस्टेस एंड स्ट्राइडर। इनहेल बर्निंग गैस कैन कॉज, देखो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि क्या चेंजेस आता है कि जो बर्निंग जो गैस है वो क्या करता है, अपर एयरवे बर्न करता है, साथ में लैरिंजियल एडिमा कराता है। ड्यू टू दिस लैरिंजियल एडिमा, लैरिंजियल का क्या होता है, एडिमा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे एंड पेशेंट would not able to breathe properly, ठीक है। then smoke inhalation can also cause the chemical alveolitis, there is inflammation of the alveolar, pulmonary edema होता है, ARDS होता है, respiratory failure। तो we have to proper, सबसे पहले हमको एयरवे मैनेज करना है, ए फॉर एयरवे, उसके बाद बाकी का सब हम लोग को मैनेज करना है। तो सबसे पहले एयरवे अगर मैनेज करना, अगर मान लो पेशेंट आया पल्मोनरी एडिमा लेकर के, उस पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इमरजेंसी सेटअप में है, तो सबसे पहले हमको उसका एयरवे ठीक करना है। एयरवे कैसे ठीक करेंगे वो लोग देखते हैं आगे चल के। देखो उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, और एक प्रॉब्लम होता है इन दिस पेशेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जब इनहेलेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या होता है, 240 टाइम्स मोर फैटल होता है, बिकॉज ये याद रखो कि हीमोग्लोबिन का एक एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ जो बर्न इंजरी और स्मोक इंजरी होता है, तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन हैज 240 टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ करके एक सॉरी ऑक्सीजन से ना जुड़ कर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, एंड विच इज मोर फेटल, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूरा मिल करके ये पूरा बॉडी के सर्कुलेशन में चला जाता है, एंड इट ब्लॉक्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंड फर्दर ऑन इट causes respiratory arrest, hypoxia and metabolic acidosis होता है इन सब पेशेंट में। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ रहा है, दैट इज वाई जो सारे हमारे टिश्यू है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज 240 टाइम्स मोर एफिनिटी देन देन ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 240 टाइम्स मोर एफिनिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे लाइक जो टिश्यू है, सेल्स है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, देन हाइपोक्सिया, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चेस्ट वॉल बर्न कॉजेज मैकेनिकल ब्लॉक ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। जो चेस्ट वॉल हुआ है वहां बर्न की वजह से क्या होता है, देयर इज मैकेनिकल ब्लॉक। तो उन सारे पेशेंट को सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन करना है। तो वेंटिलेशन करने से पहले हम लोग को क्या करना है, एंडोट्रैकियल ट्यूब दे करके उसको लाइक वेंटिलेशन देना है। अगर मान लो एयरवे अगर कोई कारण से लैरिंजियल ब्लॉक हुआ, तो ये लाइन हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड थेरेटोक्टोमी। क्योंकि अगर मान लो ये लैरिंजियल ब्लॉक हुआ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब दे करके वेंटिलेशन भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ईटी ट्यूब ऐसे अंदर जाएगा कैसे। तो दैट इज वाई जो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कार्टिलेज में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड थेरेटोक्टोमी करते हैं, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी प्लेस करते हैं। यहाँ से इंसिजन दे करके रिक्वायर्ड थायराइड जंक्शन में हम लोग इंसिजन दे करके ट्रैकियोस्टोमी करके उसमें इंटुबेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है लाइफ सेविंग प्रोसीजर मेथड इन केस ऑफ एयरवे